नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश। सुनिएगा। इसका शीर्षक है मैं कविता करने लगा। आड़ी खड़ी रेखाओं के जाल में टेढ़े मेढ़े अक्षरों के लिखने से मधुमक्खी के छत्ते सी वह नीली किताब भर गई। फिर जल्दी ही बाल लेखक के उत्कंठा से भरे दबाव से उसके पन्ने भी फट गए। उसके बाद कोने भी घिस कर बिगड़ गए और भीतर की लिखी हुई कविता की खूब पकड़ रखने के लिए मानो उस किताब की गुड़मुड़ी भी हो गई। फिर मालूम नहीं किस बैतरणी नदी में दयालु समय ने उस किताब के पन्ने हड़प कर लिए। कुछ भी हुआ हो, पर यह ठीक है कि छापे खाने के दर्द से उसका छुटकारा हो गया। इस दुनिया में खाई में फिर पैदा होने का डर उसे नहीं रहा। सरकारी बाबू हमारे समूह के अध्यापक नहीं थे, तो भी मैं उन्हें बहुत प्यारा था। उन्होंने प्राणी शाखा पर एक किताब लिखी थी। कोई भी सरल विनोदी लेखक इस किताब में मुझ पर उनके प्यार का कारण ढूंढने का यत्न नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है। एक दिन उन्होंने मुझे बुलवाया और पूछा कि तू कविता बनाता है ना? मैं भी सच्ची बात क्यों छिपाऊं, मैंने कहा हाँ। तब से समस्या की पूर्ति करने के लिए मुझे हमेशा दो दो पद देने लगे। हमारे स्कूल के गोविंद बाबू रंग के काले कद के ठिगने और शरीर के खूब मोटे थे। वे व्यवस्था करते थे। काली पोशाक पहनकर दूसरी मंजिल पर ऑफिस की कोठरी के हिसाब की बहियाँ देखते हुए बैठे रहते थे। सजा देने का अधिकार लिए हुए जज के समान उनके गंभीर चेहरे से हम सब डरते थे। स्कूल में कुछ बदमाश छात्र भी थे। वे हमें बहुत सताया करते थे। इसलिए एक दफ़ा उनके सताए जाने से अपना छुटकारा कराने के लिए उन लोगों की नज़र चुराकर मैं गोविंद बाबू की कोठरी में घुस गया। वे छात्र मुझसे उम्र में बड़े थे। उन्होंने मेरे खिलाफ जालसाजी रची थी। उस वक्त मेरे आंसुओं के सिवाय दूसरा कोई छात्र मेरी ओर से बोलने वाला नहीं था। लेकिन मेरी जीत हुई और तब से गोविंद बाबू के मन में एक छोटी सी कोमल जगह मुझे भी मिल गई। एक दिन बीच की छुट्टी में उन्होंने मुझे अपनी कोठरी में बुलाया। डर से कांपते कांपते मैं उनके पास आया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तू कविता बनाता है? तब मैंने भी किसी तरह की आनाकानी न कर कहा, हाँ मैं बनाता हूँ। उन्होंने एक ऊंचे नेतृत्व पर कविता रचने का हुक्म दिया। वह तत्व कौन सा था ये मुझे अब याद नहीं है। उनकी हम विनती में कितनी सज्जनता और सहजता थी उनकी इस विनती में कितनी सज्जनता और सहजता थी, ये उसके छात्र ही समझ सकते हैं। मैं दूसरे दिन कविता बनाकर ले गया। तब उन्होंने सबसे बड़ी कक्षा में ले जाकर मुझे वहाँ के छात्रों के आगे खड़ा किया और कविता पढ़ने का हुक्म दिया। तब मैंने वह कविता ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुना दी। इस नीति तत्व वाली कविता की बड़ाई करने में अब एक ही कारण है, और वह ये कि कविता तुरंत ही खो गई। उस क्लास के छात्रों के दिल पर कविता का नतीजा निराशाजनक ही हुआ। उसमें कविता बनाने के वाले के प्रति आदर वृद्धि पैदा न होकर उन्हें यही भरोसा हुआ कि कविता दूसरे की बनाई हुई होगी। एक छात्र ने तो यह भी कहा कि किस किताब से उतारी है, उस किताब को कल मैं भी ला दूंगा। लेकिन उसमें किताब लाने के बारे में किसी ने नहीं कहा। जिन्हें किसी बात पर भरोसा ही करना होता है, उन्हें उसके लिए सबूत इकट्ठे करना सताया जाना सा मालूम होता है। आखिर मैं कविता करने वाले यश के पीछे पड़ने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने इसके लिए नीति का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते का सहारा लिया। आजकल छोटे बच्चे द्वारा कविता बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। कविता का असर भी अक्सर खत्म सा हो गया है। उस वक्त जो थोड़ी सी औरतें कविता बनाया करती थीं, उन्हें विधाता की अनोखी दुनिया की पदवी किस तरह मिलती थी, ये मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। आज तो ये हालत है कि यदि किसी से कहा जाए कि अमुक जवान औरत कविता नहीं बना सकती, तो उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं होगा। आजकल तो बांग्ला भाषा की ऊंची कक्षाओं में जाने से पहले ही लड़के और लड़कियों में कविता का बीज फूटने लगता है। इसीलिए मैंने जो ऊपर काव्य विजय का वर्णन किया, उस ओर आज का कोई भी गोविंद बाबू उलझ कर भी नहीं देखना चाहेगा। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए अनंत